नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष और आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे उसकी जो हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच में संतुलन और समन्वय स्थापित करता है। आज हम बात करेंगे उसकी जो हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज हम बात करेंगे उसकी जो पूरे विश्व के वैश्विक स्वास्थ्य कल्याण में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जी हां, आज बात करेंगे हम योग की। जी हां, हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस बार जो योग दिवस मनाया जा रहा है उसकी थीम भी यही है, योगा फॉर वन हेल्थ वन अर्थ। जी हां, एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योगा की क्या कुछ महत्वता है, क्या कुछ योगा की वजह से सर्वांगीण विकास होता है, इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए इसी विषय के विशेषज्ञ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जल्दी से मैं उनका आपसे परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ डॉक्टर मोहित शर्मा जी मौजूद हैं। आप कार्डियक सर्जन हैं और एसएमएस हॉस्पिटल में करीबन 15 साल से आप सेवाएं दे रहे हैं और आप हैप्पीनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं, साथ साथ में आप योग प्रशिक्षक भी हैं। मोहित जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। मोहित जी के बाद में हमारे साथ में डॉक्टर कामिनी यादव जी मौजूद हैं। आप करीबन पिछले 15 साल से योग गुरु के तौर पर उत्कृष्टता के साथ में काम कर रही है। इसके साथ ही आपने 2024 में एवरेस्ट बेस कैंप पर आपने सूर्य नमस्कार किया है। डॉक्टर कामिनी यादव जी, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार जी। तीसरे आज के जो हमारे खास मेहमान हैं, हमारे साथ में डॉक्टर दिलीप सारंग जी मौजूद हैं। आप योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक के तौर पर करीब 25 साल से इस क्षेत्र में उत्कृष्टता के साथ कार्य कर रहे हैं, योग प्रशिक्षक भी हैं। दिलीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आप सबके साथ में चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन चर्चा को शुरू करने से पहले योग पर आधारित इस विशेष रिपोर्ट का रुख करते हैं। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन और समन्वय स्थापित करना। योग का अर्थ है जुड़ना या मिलना, मन का विचार के साथ जुड़ना, शरीर का आत्मा से मिलना और विचार का व्यवहार से मिलना। योग केवल व्यायाम या आसनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि योग एक संपूर्ण जीवन शैली है जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाने की दिशा में लेकर जाती है। दुनिया के लोगों के लिए योग आज हमारे लिए केवल पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। प्लीज रिमाइंड, ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि योग अब वे ऑफ लाइफ बन रहा है। हमारा दिन योग के साथ शुरू हो, इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है। लेकिन हमें योग को किसी एक खास समय और स्थान तक ही सीमित नहीं रखना है। हम कितने भी तनावपूर्ण माहौल में क्यों ना हो, कुछ मिनट का ध्यान हमें रिलैक्स कर देता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसलिए हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है। हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है, हमें योग को पाना भी है, हमें योग को अपनाना भी है और हमें योग को पनपाना भी है। और जब हम योग को जीने लगेंगे, योग दिवस हमारे लिए योग करने का नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य, सुख और शांति को सेलिब्रेट करने का माध्यम बन जाएगा। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस 2025 की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। योग दिवस का महत्व
कई स्तरों पर देखा जा सकता है, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर। योग दिवस का उद्देश्य योग के लाभों को दुनिया भर में फैलाना और जीवन शैली में इसे शामिल करने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। तो जितनी भी अपनी बीमारियां हैं या जो भी अपने रहन सहन है, जो भी अपने अभी सिस्टम जो है सारा बिगड़ा हुआ है, तो इन सारे सिस्टम को सुधारने के लिए योग उसके अंदर सर्वोपरि माना जा रहा है। वर्तमान जीवन में योग अपना एक अभिन्न अंग हो गया है। जैसे किसी ने कहा है कि एक पेड़ होता है और एक आदमी का फेफड़ा होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, पेड़ उसको ग्रहण करता है और वापस वो ऑक्सीजन अपने को देता है। वैसे योग की आवश्यकता हो गई है। शांति से योग करना चाहिए। अगर हम ज़बरदस्ती योग करते हैं तो हमें इंजरी भी हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हमें शांति से योग करना चाहिए। योग करने से ऐसे मतलब एक तो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास, साथ में हमारा सर्वांगीण विकास भी होता है। इससे पढ़ाई में भी काफ़ी ऐसे बेनिफिट होते हैं। योग हमारे खेल में प्रैक्टिस करने से पहले और प्रैक्टिस करने के बाद दोनों में काम आता है, जो हमारे शारीरिक और दोनों दिमाग को स्टेबल रखने में बहुत बहुत उपयोगी है। योग हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी एक गेम में प्रैक्टिस की नीड होती है। योगा से हमारा मेंटल हेल्थ, शारीरिक विकास सब कुछ होता है। योग से हमें सब 3 चीज़ें मिलती हैं, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, स्ट्रेचिंग। क्योंकि स्ट्रेंथ ताकत चाहिए, लोगों में स्टेमिना चाहिए, और मसल्स अगर आपकी फ्लेक्सिबल रहेगी तो डिजीज़ कम से कम आपको होने की संभावना रहेगी। अगर स्पोर्ट्स इंजरी है तो वो योगा से ठीक कर सकते हैं। कुल मिलाकर योग एक साधना है जो व्यक्ति को उसकी पूर्ण क्षमता की ओर लेकर जाती है। ये केवल शरीर को स्वस्थ रखने का ही माध्यम नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने का मार्ग भी है। आइए वैश्विक स्वास्थ्य के कल्याण के लिए भारत की संस्कृति और ज्ञान के इस प्रकाश रूपी योग को अपनाएं और अपना व अपनों का जीवन खुशहाल बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज राजस्थान, जयपुर। जी हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं भारत की सदियों पुरानी विरासत की, द आर्ट ऑफ लाइफ, द वे ऑफ लाइफ, योग की। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे एक साथ खास मेहमान मौजूद हैं। सर मोहित जी, सबसे पहले मैं आपके पास में आना चाहूंगा। योग का जिक्र हम कर रहे हैं, पूरी दुनिया योग दिवस मना रही है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे, योग क्या है? द पार्ट ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ। देखिए, सबसे पहले योग का अर्थ ही समझ लेते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़ना। यह युज धातु से बना है जो उपनिषदों में उल्लेखित है। अब आते हैं हम योग क्या है या इसके बारे में बात करते हैं। जैसे ये हॉल है, इस हॉल में अगर हम अंदर एंटर करते हैं और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ें, हारमोनियम, तबला, पियानो, ढोलकी, शहनाई, और ये सारे इंस्ट्रूमेंट अगर अलग अलग बजें, एक अलग अलग रिदम में बजें, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा शोर। और यही सारे इंस्ट्रूमेंट अगर एक रिदम में, एक समन्वय के साथ बजें, तो वो क्या लगेगा? संगीत। जैसे संगीत और शोर में भेद है, ऐसे ही योग हमारे जीवन को संगीत बना सकता है अगर हमारे अस्तित्व के सातों स्तर जिनकी हम बात करते हैं, जैसा भी बताया, कुछ स्तरों के बारे में बात करी, शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनको जब एक समन्वय के साथ अगर हम देखते हैं, एक समग्रता के साथ देखते हैं, तो वह हमारे जीवन को बना सकता है संगीत। ज़्यादातर आपने देखा होगा लोग आपस में बात करते हैं, शरीर मन की नहीं सुनता, मन शरीर की नहीं सुनता, अलार्म लगाते हैं साहब, उठा नहीं जाता। इसका क्या अर्थ है? आपका जीवन संगीत की जगह शोर बना है। तो इसे ही संगीत बनाने का कार्य करता है योग। और दूसरा, पतंजलि योग सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो पहला चैप्टर, नंबर 1, अथ योगानुशासनम। योग क्या है? जीवन का एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन। द वे ऑफ डिसिप्लिन इज बेसिकली योग। हम योग को गलत परसेप्ट करके इसको केवल शारीरिक व्याधियों और इनके साथ जोड़ के रखते हैं, जो इससे थोड़ा सा स्टेप अप है। जी बिल्कुल, आपके साथ में और विस्तार के साथ में चर्चा करेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम की हमारी बड़ी खास बात यह है कि आप तीनों ही जो मेहमान हैं वो तीनों अलग अलग क्षेत्र से हैं, लेकिन तीनों के रास्ते भले ही अलग हैं, लेकिन मंजिल एक है। तीनों ही अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन योग की जो क्रांति है उसमें कई लंबे सालों से आप काम कर रहे हैं। दिलीप जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आपके लिए जो योग शब्द है, या फिर मैं यूं कहूं कि योग, उसकी क्या कुछ मायने हैं? योग का मतलब होता है जोड़ना, डॉक्टर साहब ने बताया जी। योग चित्त वर्ती निरोध है, अपनी मन की, चित्त की वर्तियों को रोकना या अपनी इंद्रियों को वश में करता।
उसको योग कहा जाता है। यदि आप मन पे कंट्रोल कर लिया तो आप साधना और योग आराम से कर सकते हैं। योग बहुत बड़ी चीज है, योग कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। उसको महर्षि पतंजलि ने 8 भागों में बांटा है, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। मतलब 2 भागों में उसमें बहिरंग और आंतरिक योग में बांटा गया है। तो योग आप शारीरिक जैसे योग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज योग में थोड़ा सा फर्क होता है। एक्सरसाइज आप घूम रहे हैं वो एक्सरसाइज है। योग के लिए एक स्थान, निश्चित स्थान होना चाहिए, आपके ढीले कपड़े होना चाहिए, खाली पेट होना चाहिए। तो ये योग की कुछ सावधानी है, उसको ध्यान में रखते हुए योग की क्रिया करनी चाहिए, जिससे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूप से स्वस्थ रह सके व्यक्ति। मन, शरीर, आत्मा। मन, शरीर, आत्मा की बात करी। मन क्या है? अंदर जो बैठा है। शरीर आपका स्थूल शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है। आत्मा सही और गलत का इंडिकेट करती है जी। तो उसको योग में, क्योंकि योग यदि करता है तो मन और शरीर, आत्मा तीनों की शुद्धि एक साथ कर सकते हैं जी। नहीं तो नहीं हो सकती है जी। बिल्कुल, आपके साथ में और विस्तार के साथ में चर्चा करेंगे, लेकिन कामिनी जी आपके पास में आना चाहूंगा। पिछले 15 सालों से आप योग के क्षेत्र में बड़ी ही उत्कृष्टता के साथ में कार्य कर रही है। आपके लिए योग के क्या मायने हैं? मैं जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि योग मीन्स युज अर्थ मतलब जोड़ना। ये सभी लोग जानते हैं, सबको एक ये शब्द याद हो गया है कि योग मतलब जोड़ना। अब जोड़ना कैसे है? सबने बता तो दिया कि हमें मन को आत्मा से जोड़ना है, शरीर को परमात्मा से जोड़ना है, लेकिन अभी भी बहुत सी भ्रांतियां हैं जो योग के लिए है। अगर हम समाज में देखें तो फॉरेन में देखा जाए तो सबको ऐसा लगता है कि एडवांस आसन करना ही योग है, मतलब हर तरीके के आसन हमें आने चाहिए तब योग है। अब यही ट्रेंड अभी इंडिया में भी आ गया है। जितना भी यंग जनरेशन है, यूथ है, उसको लगता है कि हमें सबसे पहले एडवांस आसन सिखा दीजिए। मतलब उनका अर्थ जो स्थिर सुखम, जैसा पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा था, स्थिर सुखम आसनम, आप एक स्थिर अवस्था में बैठे हैं वही आसन। प्राणायाम के लिए बोला गया है, जैसा कि प्राणच्छेदम वसे सर्वम त्रिदेव यथ प्रतिष्ठितम। आप प्राणों से अपने आप की रक्षा कर रहे हैं, आपके प्राणों की आप रक्षा कर रहे हैं। किस प्रकार प्राण आपकी रक्षा करते हैं? एक माता के समान, जैसे एक माता अपने बच्चे की रक्षा करती है, वैसे प्राण आपकी रक्षा करते हैं। लेकिन कैसे? जब हमें श्वास लेना ही नहीं आता। योग करने तो हम सालों से योग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें सही तरीके से श्वास की गति महसूस ही नहीं होती है या वो ले ही नहीं पाते हैं जी। तो ये अभी बहुत सी भ्रांतियां हैं। बिल्कुल, ये जो टेक्निकल चीजें जिनके बारे में आपने जिक्र किया, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन मोहित जी, फिलहाल प्रश्न यह है कि जब भी योग और योगी की जब बात आती है तो एक मन में कल्पना उठती है कि जिसकी दाढ़ी हो या बहुत बड़ा पर्वत पे जाके मतलब वो तपस्या कर रहा हो, वैसा कोई योगी हो। क्या ये भ्रांति है या कोई भी योगी है? बिल्कुल भ्रांति है। देखिए विकास जी, आप एक इसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपको एक प्रश्न पत्र देता हूं और उस प्रश्न पत्र में 8 प्रश्न हैं और उसका क्राइटेरिया है कि इनमें से कोई 4 अगर आप कर लेते हैं तो आप, यानी 50% एटलीस्ट लाना जरूरी है इस प्रश्न पत्र में जी। और हम उस प्रश्न पत्र का केवल एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उस एक क्वेश्चन के आधार पर हम अपने उस जिसने भी हमें प्रश्न पत्र दिया है ऐसे लड़ लेते हैं, भाई हम तो पास क्यों नहीं हुए। अरे भाई, प्रश्न पत्र में 8 प्रश्न थे, उनमें से तुमने एक प्रश्न किया वो भी आधा अधूरा, जिसमें वो प्रश्न था केवल आसन पे। तो आप समझ ही गए होंगे मैं यहाँ 8 प्रश्न जिनकी बात कर रहा हूँ वे हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि और संयम। अगर हम एक प्रश्न को सॉल्व करें जिसका नाम है आसन और वो भी आधा अधूरा, तो योग हुआ कहाँ? तो योग में रिसेंटली भ्रांति दर्शन, जो योग पथ की बाधा पतंजलि ने बताई है, वो ज्यादा प्रयुक्त हो रही है। एक और एग्जांपल से समझिए, जैसे सामने वाली दीवार है, आपने मान लो एक लाल रंग का चश्मा पहन रखा है। अब वो लाल रंग का चश्मा पहनोगे तो आप सफेद रंग की दीवार आपको कैसी दिखेगी? लाल। लेकिन कोई आए और आपको वो लाल रंग का चश्मा उतारे तब आपको नजर आएगी वो दीवार सफेद है। इसे ही हम कहते एक रॉन्ग परसेप्शन। जैसे अभी बात करी डॉक्टर सारण ने,
आपको बताया योगश चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों में विपर्य और विकल्प। विपर्य वो वृत्ति है जिसके माध्यम से हमारा परसेप्शन गलत हो चुका है, जो हम जानना चाहिए। जैसे अभी आपने कहा योग के बारे में, क्या एक योगी होगा दाढ़ी बड़ी हुई इतने सालों से यही सुनते हुए आए हैं कि कोई तपस्वी है हिमालय में तपस्या अगर कर रहे हैं। ऐसा होता तो भगवान कृष्ण ने 18 अध्याय में अर्जुन को 18 योग के बारे में बताया है। हर अध्याय का नाम योग के साथ जुड़ा है। कहीं भी ऐसा नहीं कहा भगवान कृष्ण ने कि भाई देखो चलो मैं तुम्हें फिजिकल एक्सरसाइज कराता हूं, युद्ध को रोक दिया और 45 मिनट तक केवल उनको फिजिकल एक्सरसाइज, ऐसा तो था नहीं। गीता मतलब जो गाया जाए, उन्होंने पूरे 18 अध्याय गा के सुनाए। उनमें से जो मुझे एक सबसे अच्छा लगता है, जो द बेस्ट थिंग व्हाट आई कैन से हियर इज, जो आपके कर्म की कुशलता है ना, योग कर्मेशु कौशलम, जो तुम्हारे कर्म में कुशलता लेके आए वो योग। जो काम कर रहे हैं उसको कुशलता के साथ किया जाए तो वो योग है। जैसे अगर आप सदगृहिणी हैं और आप खाना बनाने में इंटरेस्टेड है, आपको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है और आपके खाने की तारीफ पूरी दुनिया करती है, आपके घर में आए हुए मेहमान, आपके घर वाले बड़े अंगुलियां चाट चाट के खाते, तो आप परफेक्ट योगी हैं। जो भी कार्य आप कर रहे हैं 100% परफेक्शन से अगर कर रहे हैं, इट मीन्स योग है। क्यों? क्योंकि आपका सारा वहां पर जुड़ाव है उसी कार्य के साथ, है ना। ना कि इसको हम ये समझें कि जैसा अभी डॉक्टर सारन ने कहा एक्सरसाइज इज नॉट योग। एक्सरसाइज या ऐसा कर्तव्य तो आपको है ना, किसी भी नट को देखेंगे तो आपको बढ़िया कर्तव्य दिखा सकता है। कर्तव्य होना, शरीर के स्तर पर होना, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। और योग है समग्रता और जीवन का अनुशासन। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी पे जवाब ले लेते हैं कामिनी जी। योग जो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से योग की जो एक भ्रांति है, जो मैं बता रहा था कि एक तपस्वी जब भी योग का नाम लेते हैं तो तपस्वी का चेहरा बन के आता है, वो योग नहीं है। डॉक्टर साहब का साफ कहना है कि जो काम आप कर रहे हैं और कर्तव्य निष्ठा के साथ और कुशलता के साथ कर रहे हैं वो योग है। आपका क्या कुछ कहना है इस पे? जी आप, मैं बिल्कुल सहमत हूँ डॉक्टर साहब से, जो उन्होंने कहा है कि बहुत सारी भ्रांतियाँ, और ये बिल्कुल सही उदाहरण दिया उन्होंने कि चश्मा हम जैसा पहनेंगे वैसा ही नज़र आएगा। हम योग करने तो बैठ गए आसन में, और उसके बाद में हमने योग शुरू भी किया। दिमाग में तो हमारे आज के काम, कल उसने मुझे ये कहा, कल इसने मुझे ये सुनाया, मुझे उसको ये कहना है, मतलब वो सारी चीज़ें। तो आप जुड़ कहाँ रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं योग से जुड़ना मतलब है। मन और आत्मा का कोई सामंजस्य, समन्वय, संतुलन नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हम लोग श्वास की गति पे ध्यान लगाने के लिए बोलते हैं कि जब कोई बैठता है तो आपके चेहरे से ही पता चल जाता है कि आपके श्वास की गति पे आपका ध्यान है या नहीं है। आपके दिमाग में जो चल रहा है, वो कहते हैं ना कि फेस रीडिंग, आपका चेहरा सब बताता है। तो वही होता है कि आज हम सिर्फ टेंशन में योग करने बैठ जाते हैं, फिर बोलते हैं मैम हमें रिजल्ट ही नहीं मिला। अभी एक एग्जांपल मैं दूंगी। मैं अभी 2 दिन पहले ही एक शख्स से मिली थी। वो मुझे बोल रहे थे कि मैम 200 कैलोरीज तो मैं बर्न करता हूँ, लेकिन फिर भी इतना टमी है मेरा, और लेकिन ईटिंग हैबिट्स नहीं रहती। ईटिंग में मैं अच्छा खाता हूँ। मतलब लोगों का है हम खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, लेकिन डाइट ओवर ईटिंग कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। आप अच्छे का मतलब ये नहीं है कि आप ओवर ईटिंग करें। और योग कभी नहीं कहता, योग में आहार बहुत मतलब आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उसमें कहा गया है आहार की भी 3 है, तामसिक, सात्विक, राजसिक। तो अगर आप राजसिक आहार ले रहे हो योग के साथ में तो वो कहीं मेल नहीं खाता। आपकी लाइफ में सात्विक जो सारी स्थिति, चाहे वो आपका सोने का हो, चाहे आपके कर्म हो, चाहे आप जैसा कि गीता में भी कहा कि गीता में भी उसी का पूरा उल्लेख है। तो ये तीनों चीजें हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि आपका रहना, आपका खाना, आपका विचार, आपके जीवन शैली, ये सब सात्विक होनी चाहिए। तब आप एक योगी के एक पहले स्तर पे आ सकते हैं। अच्छा, योगी के पहले स्तर पर आने के लिए आपको सात्विक होना बहुत जरूरी है। दिलीप जी, जैसा कि कामिनी जी बता रही थी कि टेंशन को दूर करने के लिए योग कर रहे हैं, लेकिन आजकल की जो फटाफट भरी लाइफ है, आधुनिकता की जो अंधी दौड़ चल रही है, उसमें हर व्यक्ति को जो परिणाम है बहुत जल्दी चाहिए, इस वजह से टेंशन और हो रही है। देखो सर, योग से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों संतुष्टि तो मिल सकती है, शरीर स्वस्थ भी हो सकता है। मेन आहार जो है, आहार यदि आप दिनचर्या और आहार नहीं सुधारेंगे तब तक योग नहीं कर सकते हैं। जैसे आप दिनचर्या, जैसे लेट उठते हैं आप, योग तो कभी कर सकते हैं, कहते हैं खाली पेट करना चाहिए। खाली पेट तो मैं रात को 2 बजे सोता हूं और सुबह 11 बजे उठता हूं, तो खाली पेट ही होता है, तो वो समय नहीं होता है। आपकी पहले दिनचर्या को सुधारना है। दिनचर्या को कैसे सुधारेंगे? समय पर सोना, समय पर उठना,
और समय पर खाना, तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत ही जरूरी है। यदि जरूरी है तो आप योग कर सकते हैं, योगी बन सकते हैं। योगी का कोई जरूरी नहीं है वो दाढ़ी वाला हो या आप उस वेश में हो, कोई जरूरी नहीं है। मैं गर्गरस्ती वाला हूं फिर भी योगी कहला सकता हूं, योगी बन सकता हूं, क्योंकि मैं योग करता हूं, साधना करता हूं और साधना के साथ में मेरी दिनचर्या है उसको मैं संयमित और नियमित रखता हूं। उसके कारण से मैं स्वस्थ रहने का एक फंडा अपना रखा है। क्योंकि सुबह आज जो लाइफ स्टाइल है, मोबाइल जो है, लाइफ स्टाइल बीमारियां, बहुत सारी लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं, उसके लिए योग बहुत फायदा करता है। जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबर है, ये सारी लाइफ स्टाइल बीमारियां हो गई। क्योंकि इसको मोबाइल आप लेटे हो, आप तकिया लगा रखा है, मोबाइल लेटे लेटे देखो तो आपके गर्दन में दर्द 100% आएगा। आप रात को 2-2 बजे तक मोबाइल देख रहे हो, कोई भी लेट सो रहे हो, आप खाना, क्योंकि डिनर का मतलब कोई भी डिक्शनरी में सायकालीन भोजन दिया हुआ है, रात्रि का भोजन नहीं दिया है। परंतु अपन जो भी शादी में जाते हैं, डिनर रात को 11 बजे से लेके आवागमन तक, ये डिनर नहीं है। डिनर का मतलब सायकालीन, जैसे जैनिज में होता है जी, सूर्य अस्त होने से पहले खाना खाना योगी के लिए बहुत जरूरी होता है। आप अस्त होने तक नहीं खा पाते हैं तो थोड़ा बहुत 1 घंटे तक आप खा सकते हैं, पर तो आपका खाने का, उठने का और योग करने का आपका समय एक निर्धारित होना चाहिए, उससे आप आराम से, मतलब बिल्कुल संयमित और नियमित जीवन जीना बहुत जरूरी है अगर योग का वाकई में आप बहुत कुछ एडवांटेज प्राप्त करना चाहते हैं तो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। जैसे दिलीप जी ने जिक्र किया, आज की जो वर्तमान शैली है वो हमारी इतनी बिगड़ चुकी है कि जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उसी बिगड़ी हुई जीवन शैली को ट्रैक पर लाने के लिए योग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप तीनों से मेरा एक प्रश्न कॉमन रहेगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो योग की भूमिका है वो क्या है? देखिए, सबसे पहले अभी हमने जो डिस्कशन किया इसमें हम क्लेरिफाई हो गए, योग माने अनुशासन, डिसिप्लिन। डॉक्टर सारण ने, डॉक्टर कामिनी जी ने बताया योग मीन्स डिसिप्लिन। अब हम थोड़ा सा इसमें और ऐड कर देते हैं। अष्टांग का पहला हिस्सा है यम। यम है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। अगर हम बात करते हैं तो आज की जीवन शैली में आप सबसे पहले देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो इस फर्स्ट स्टेप के ऊपर क्लेरिफाई है कि सत्य बोलते हों, अहिंसक हों। अहिंसा का तो उदाहरण अभी हम देख ही रहे हैं पूरे विश्व में, कैसे ईरान और ये सब चल रहा है युद्ध। तो आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा आवश्यकता है योग को अपनाने की, क्योंकि योग में अहिंसा की भी हम बात करते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तब जाके होता है एक हिस्सा यम पूरा। फिर आता है नियम शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इनमें से हम कहीं भी थोड़ा सा भी, जिसको कहना अगर 1% भी अपना लें तो ये सारा हमारा काम कंप्लीट होता है। नाउ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्ट्रेसफुल लाइफ रिलेटेड टू द डिजीजेस, देखो अगर हम इसमें बात करें तो आपने एक चीज देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सब कुछ खाने के बाद भी 100 वर्ष की आयु लेते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जीवन में पूरा अपना दिनचर्या को फॉलो करते हैं, फिर भी उनकी लाइफ बहुत कम होती है, कैंसर से या और किसी सघन बीमारी से पीड़ित होते हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे अगर हम जाएं तो मूल रूप से एक सिद्धांत कार्य करता है जिसे हम कहते हैं तनाव। अगर हम तनाव की स्थिति में भोजन करते हैं तो वो बन जाता है जहर या विष, और अगर वही हम हमारे मस्त स्थिति में उस भोजन को करें, चाहे हमने विष भी खाया, तो वो बन जाता है अमृत। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक आयुर्वेद में रिसर्च हुआ था, मैं पिछले 3-4 दिन पहले पढ़ रहा था। उस रिसर्च में था, क्योंकि वो हमारे कार्डियक से रिलेटेड था, उस रिसर्च में था कि वियान प्राण जो हृदय गति से आपको पूरे शरीर को रक्त संचार प्रवाहित करता है, यानी कार्डियक एंड वैस्कुलरिटी से रिलेटेड को हम कहते हैं वियान प्राण। तो उसमें मेंशन था कि भारत में कुछ ऐसे लोग हैं, उसमें मेंशन था जैसे जगन्नाथपुरी और बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर लोग घी खाते हैं, चूरमा खाते हैं, बड़े सेहतमंद होते हैं, 100-100 किलो के होते हैं और उनका आयुष्य 100 वर्ष का होता है और उनकी कॉरोनरी में कहीं ब्लॉक नहीं होता। अगर घी खाने से कॉरोनरी में ब्लॉक होता, जैसा कि हम मॉडर्न साइंस में पढ़ते हैं, तो फिर इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा प्रोन वो होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी स्थिति हम देखते हैं आजकल, जैसे बैंगलोर, हैदराबाद या हाईटेक सिटीज में लोग भाग रहे हैं, भागम भाग करते हैं, और 20 साल का युवा, 25 साल का हम करते हैं भी। जैसे रिसेंटली बाईपास सर्जरी की बात करूं तो मुझे याद आता है एक 26 वर्ष के युवक का हमने CABG किया था, एंड ही वाज अ रिक्शा पुलर, रिक्शा चालक व्यक्ति जिसका हमने बाईपास सर्जरी किया। तो कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका अर्थ ये हुआ, जो मैं समझा उस पेपर को पढ़ने के बाद भी, और जो वर्तमान जीवन में मैं देखता हूँ, तनावपूर्ण स्थिति एक युवक को या एक किसी भी व्यक्ति को
वहां पर लैंड अप करती है, जिसका नाम होता है बीमारी। अब वो जो भी खा रहा है बन रहा है विष, क्योंकि वो तनावपूर्ण स्थिति में खा रहा है। और एक व्यक्ति जिसकी मन की स्थिति ठीक है, जैसे अगर हम बात करें योग की, योग में सबसे पहले प्रसन्नता है, क्योंकि आप अपने शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे, चित्त के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे कंप्लीटली इफ यू आर हैप्पी, देन व्हाटएवर यू आर ईटिंग इज बेसिकली योर बॉडी पार्ट और माइंड पार्ट। जी बिल्कुल। कामिनी जी, योग को लेकर जैसा सर ने बताया कि जो सर्वांगीण विकास है वो योग करता है, शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक तौर पर जो योग करते हैं उनका विकास देखने को मिलता है। तो किस तरीके से जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एक योग जो योग करता है व्यक्ति, उसका किस तरीके से मैकेनिज्म रहती है वो समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, जैसा कि हमने उसमें पतंजलि योग सूत्र में कहा गया, अंतरंग में धारणा, ध्यान, समाधि। तो पहले तो आप धारणा किसी चीज को धारण करिए, उसके बाद ध्यान लगेगा। तो मैकेनिज्म ऐसे ही होता है कि आपने पहले उसको अपने अंदर धारण करना है। आप किसी भी कोई मेडिसिन भी लेते हैं, अभी एलोपैथी मेडिसिन में अगर हम देखें, कोई मेडिसिन लेते हैं तो बोलते हैं कि कुछ टाइम लगेगा, हो सकता है इसके साइड इफेक्ट भी हो जाए जी ना, तो इसको वर्क करने में टाइम भी लगे। तो पहले आपके शरीर और आपका मन उसको धारण करेगा और आप योग को धारण करेंगे, तो वो उसी तरह के मैकेनिज्म चलता है आपके बॉडी में। उसके बाद आप प्राणायाम करेंगे, उसके बाद आप जिस तरीके से हमारे पंच कोश होते हैं, आनंद, जिसमें अंतरिम कोश जो होता है आनंदमय कोश होता है, तो आपका जो आनंदमय कोश है ना, वहां उस स्तर पे आपकी स्थिति आनी चाहिए। प्रथम जो आपने बाहरी जो कोश आपने किया कि ठीक है आपने योग कर लिया, ध्यान लगा लिया, लेकिन आपके अंदर तो कहीं कुछ बदलाव ही नहीं, आपको आनंद तो आया ही नहीं। आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। जब आखिरी में आप जब वहां से उठे तो आपका मन ऐसा होना चाहिए कि मैं यहाँ से उठूं ही नहीं, मतलब दबाव में आकर किसी भी चीज को नहीं करें। आप दबाव में आके कभी ना करें योग, और योग बैठ के उस जगह को अपने आप से धारण करके और फिर योग पे ध्यान लगाएं। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी जो क्लिप में कहा है कि योग को हमें जीना है, इसको अपनाना है, ऐसे नहीं कि जब पार्ट ऑफ लाइफ तो है ही है, ये वे ऑफ लाइफ। अभी तो सर जैसा ट्रेंड हो गया ना, हम सब ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलते हैं जी। जो मार्केट में ट्रेंड आ रहा है, हम अच्छा अभी योग का ट्रेंड आ रहा है तो ठीक है हम योग के, फिर कुंडली योग का ट्रेंड आएगा तो कुंडली योग जागरण करना है, फिर आपका चक्रास का आएगा तो आपके 7 चक्रा है तो हमें चक्रास पे ध्यान लगाना है, आपका सिंगिंग थेरेपी आएगा तो हमें, मतलब हम भाग रहे हैं, हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हमें योग में चाहिए क्या। युवाओं को तो स्पेशली, जो वृद्धजन है उनका मैं अगर बोलूं तो उनका एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। उनको ये लगता है कि नहीं हम ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, हम ये कुछ आसन है जो कर नहीं सकते, जबकि हम उन्हें मैं बड़े प्यार से समझाती हूँ कि आप मन में अपने धारण कीजिए कि आप कर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, आपको सपोर्ट मिलेगा, तो आप इस दुनिया को क्या आप अपने शरीर की हर एक स्थिति से जीत सकते हैं, अपने मन से जीत सकते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले खुद को यकीन करना पड़ेगा उस पर। दिलीप जी, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति सदियों पुरानी भारतीय संस्कृति की एक विरासत के तौर पर देखी गई है, तो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में जो योग है उसकी क्या कुछ भूमिका है? देखो, अष्टांग क्रिया जो है 8 योग की जो है 60 क्रियाएं, वो प्राकृतिक चिकित्सा में भी अपनाई जाती है। जैसे कुंजल है, नेति है, धोती है, वस्त्र है, त्राटक है, कपाल है, ये सारी चीज जो है प्राकृतिक चिकित्सा में भी इसके द्वारा, जैसे कुंजल क्रिया के बारे में मैंने बताया, कुंजल क्या है, हम पानी पिलाते हैं, गजकरणी भी बोल सकते हैं। जैसे हाथी पानी पीता है, हाथी का शरीर एसिडिक होता है, पानी पी के वो शरीर को एसिड को बाहर निकालता है पानी में डाइल्यूट, आप डायरेक्ट निकालोगे तो आपका गला छिल जाएगा, उससे आपका पूरा फेफड़े भी ठीक होता है, आमाशय क्लींजिंग होने का काम करता है। इसी प्रकार बस्ती अलग अलग प्रकार की देते हैं, एनिमा जो आपकी आंतों की सफाई करने का काम है, क्योंकि मेन 2 चीज है भाई, लाइफ स्टाइल तो इस टाइप की हो गई, आपका ओरा जो है पूरा पोल्यूशन से घिरा हुआ है, आपका आहार भी खराब हो चुका है, पेस्टिसाइड्स का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो रहा है, क्योंकि आप गंगानगर साइड में जाओगे, मैं भी उस इलाके से बिलोंग करता हूं, पंजाब में जाइए, नशा इतना हो गया है, और वहां से बीकानेर तक एक ट्रेन चलती है, उसका नाम है कैंसर मेल जी। क्यों? क्योंकि हर तीसरा व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है। और डॉक्टर साहब बता रहे थे, अभी एक दिन मैंने भी WHO की एक रिसर्च पढ़ी,
उसमें 2026 या 27 तक हर तीसरा से चौथा व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है। तो क्यों पीड़ित है, उसका कारण क्या है? लाइफ स्टाइल तो है ही है, नशा है, पोल्यूशन है, आप पेस्टिसाइड्स भी है। पेस्टिसाइड का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि किसान को भी आपको अर्निंग को जनरेट करने के लिए वो अपने पेस्टिसाइड लेकिन का अब प्रयोग करें क्या? इन चीजें आज की आधुनिकता की अंधी दौड़ में ये चीजें प्रासंगिक तौर पे हो गई है। सबको कम समय में ज्यादा मुनाफा चाहिए, कम लागत में ज्यादा मुनाफा चाहिए। उससे अब बचने उसका के लिए कैसे बचें? उससे बचने के लिए आपकी शरीर की इम्यूनिटी को ग्रोथ करना है, बढ़ानी है आपकी इम्यूनिटी, कैसे मजबूत करने हैं। क्योंकि मेन जो पेट होता है, पेट कॉन्स्टिपेशन से कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। बिल्कुल। और नींद, इंसोमिनिया होना, दो चीज यदि नहीं है प्रॉपर तो आदमी स्वस्थ नहीं कहलाता है। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा कहती है पैर गरम, पेट नरम और सर ठंडा। ये प्राकृतिक चिकित्सा का स्वस्थ रहने का फंडा। गरम, पैर गरम, पेट नरम, पेट नरम और सिर ठंडा। यदि सर ठंडा नहीं होगा तो आदमी को गुस्सा आएगा। पेट यदि टाइट रहेगा तो कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, अल्सर जैसी बहुत सारी बीमारियां आपको होगी। तो सबसे पहले बॉडी को क्लींजिंग करना है, ये प्राकृतिक चिकित्सा करती है। आयुर्वेद में भी यही है। और उसमें फिर योग जुड़ जाता है तो उसमें यदि आपकी बॉडी को स्वस्थ, क्योंकि मैंने एक बार स्टार्टिंग में बताया था, मन, शरीर, आत्मा जी तीनों की चिकित्सा करनी है तो पहले आपको मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और आपको शरीर जब तक शुद्ध नहीं होगा तब मन कंट्रोल नहीं होगा। और यदि आपका शरीर अशुद्ध है, आपके शरीर में व्याधियां हैं कई प्रकार की, तो मन को आप नहीं रोक सकते हैं। और मन फिर इतना भटकेगा, कभी मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा, कभी कामिनी जी के पास जाऊंगा, कभी आपके पास आऊंगा, मतलब वो सर्किल बना देगा डॉक्टरों का एक, वो सेटिस्फाई नहीं होगा, नहीं किसी भी होगा। चीज से। तो सबसे पहले आपको पेट को जो है उसको स्वस्थ करना है। आपकी शरीर की इम्यूनिटी पावर है, क्योंकि आपको भोजन तो इस प्रकार का ही मिलेगा, पर तो आप इतना भोजन मजबूत कर लो, आप अपने आप को स्वस्थ कर लो, वो योग से हो सकता है या प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हो सकता है। बिल्कुल। कुल मिलाकर शरीर, मन और आत्मा के बीच में संतुलन और समन्वय रखना बहुत जरूरी है। मोहित जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आज का जो दौर है एडवांस मेडिकल साइंस का दौर है, तो जो आज का जो मेडिकल साइंस का दौर है उसका और योग के साथ में जो कॉम्बिनेशन है उसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप खुद पिछले करीबन 20 सालों से एडवांस मेडिकल साइंस में कार्डियो सर्जन के तौर पे काम कर रहे हैं और फिर योग के साथ में भी जुड़े हुए हैं। हाँ, देखो ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है इस सेशन के लिए कि मॉडर्न मेडिकल साइंस और योग को लोग भ्रांति के मामले में अलग अलग देखते हैं, जबकि आप इस बात को समझिए, योग जीवन जीने की उत्तम शैली या पद्धति है, उपचार की पद्धति नहीं है। लोग इसको उपचार की पद्धति के जैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं योग करूंगा तो मेरा ब्लड प्रेशर का क्या होगा, मेरे कैंसर का क्या होगा, डायबिटीज़ का क्या होगा। अरे भाई, बीमारी हो चुकी, अब तो तुम इसका इलाज लो। देखो 4 तरह से प्रिवेंशन होता है। सबसे पहला होता है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का अर्थ होता है रिस्क फैक्टर होने से पहले ही रोक लेना। जैसे मान लो किसी के घर में डायबिटीज़ है तो उसके बच्चों को, या जैसे किसी घर में कैंसर, डायबिटीज़, वॉटएवर नॉन कम्युनिकेबल कोई बड़ी बीमारी है, तो जो बच्चे हो गए, अब उन बच्चों को पहले ही रिस्क फैक्टर से प्रिवेंट किया जाए, जैसे धूम्रपान, अल्कोहल, नॉन वेजिटेरियन डाइट्स और सो मेनी थिंग्स। मतलब बचावी उपचार है। बचावी उपचार, तो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। देन सेकंड नंबर पर आता है प्राइमरी प्रिवेंशन, कि भाई रिस्क फैक्टर तो हैं, लेकिन अगर आप उनको स्क्रीन करते रहो समय समय पर तो उस बीमारी को रोका जा सकता है। किसी के घर में कार्डियक डेथ हो गई साहब 40-45 की उम्र में, अब उसका बच्चा बड़ा हो रहा है, तो उसको जरूरी है कि भाई स्क्रीन करता रहे उस बीमारी को। जैसे कैंसर के बारे में डॉक्टर सारन ने बताया, तो स्क्रीनिंग उपचार के रूप में लिया जा सकता है। भाई स्क्रीनिंग हो गया, टाइम से आपको पता लग गया, तो अब वो लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करेगा। थर्ड इज सेकेंडरी प्रिवेंशन। बीमारी हो गई, रिस्क फैक्टर थे, सब कुछ हो गया, अब आप कहोगे अब मैं योग में आ रहा हूं साहब, अब मैं बहुत कुछ कर लूंगा तो क्या मैं बच सकता हूं? तो देखो, हमारा शरीर एक नियम को फॉलो करता है। आपके इस चैनल के माध्यम से स्ट्रिक्ट वे में आज मैं बोलना चाहता हूं, हमारा यह शरीर एक पर्टिकुलर नियम को फॉलो करता है, जिसका नाम है बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। आप योगी हैं, आप चिकित्सक हैं, आप कुछ भी हैं, इस फेज से आपको गुजरना ही है। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ? Whatever you are living, it should be with a good quality of life.
तो योग एक उत्तम जीवन जीने की शैली है और उसको उत्तम जीवन जीने की शैली के जैसे ही हमको इस्तेमाल करना चाहिए, वनिस्पत इसके कि हम दवाओं को छोड़कर या किसी पे बहस करके और योग को हम उपचार की पद्धति के जैसे लें। उपचार की पद्धति प्राकृतिक चिकित्सा, एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद ये सभी है। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही बढ़िया बात कही है कि योग जो है वो जीवन जीने की शैली है, इसको उपचार नहीं माने, एक शैली है। अगर आप अपनी जिंदगी को अच्छा करना चाहते हैं तो इस शैली को अपना सकते हैं, अनुशासित और संयमित भी कर जैसे सकते हैं। अभी मैंने बताया योग माने सबसे पहला, मैं कह रहा हूं हम पूरा पतंजलि योग सूत्र 197 फॉर्मूलाज हैं, पहले सूत्र पे ही मेरी गाड़ी अटकती है जब भी मैं पढ़ता हूं, अथ योगानुशासनम। अरे भाई, आर यू इन डिसिप्लिन? अगर मैं कहूं कि तुम्हें मेरी क्लास में आना है तो क्या आपके जीवन में अनुशासन है? नहीं है साहब, तो पहले अनुशासित बनो फिर आओ। तो योग मानी अनुशासन। जैसे ही अनुशासन आता है जीवन में, आप मान के चलिए आप बीमारियों से वैसे ही कोसों दूर हो जाते हैं। बीमारी तो बाद में आएगी, जीवन शैली में ही अनुशासन आ गया तो आगे की बात तो बहुत दूर है। बिल्कुल बिल्कुल। कामिनी जी हमारे साथ। जी मैं जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अनुशासन, अभी मैं आपने जैसा सवाल ही आपका था कि आधुनिक जीवन चिकित्सा से कैसे है योग, तो मैं बोलूंगी कि योग और आधुनिक चिकित्सा दोनों एक ही चीज तो बोल रहा है आपको। मैंने जैसा अभी आपको बताया हमारे पंचकोशा पे कार्य करता है, योग आपके पंचकोशा पे है। ऐसे ये यजुर्वेद में भी बताया गया, ऋषि भृगु ने बोला है कि आपके अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आपका मनोमय कोश और आनंदमय कोश। अगर इसी को हम आधुनिक चिकित्सा में देखें तो अन्नमय कोश, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर पहले बोलेगा आप खाने में ये मत खाइए। विज्ञान में कोश में डॉक्टर बोलेगा कि पहले आप ये मेडिसिन लीजिए, उपचार कराइए। अब आपका हो गया मनोमय कोश, बोलेगा टेंशन मत लीजिए, यहाँ मत जाइए, ज़्यादा टीवी नहीं देखना, या जो भी आपके एंजाइटी के रीजंस है वो बोलेगा। फिर आपको उसके बाद में आपका आ गया विज्ञान में कोश हो गया प्राण में कोश। प्राण में कोश में बोलेगा कि आप ओपन एयर स्पेस में जाइए, थोड़ा बाहर घूमने जाइए, आप किसी हिल स्टेशन पे जाइए, आपको अच्छा लगेगा, आपको टेंशन। मिलाकर रास्ते अलग अलग बताए जा रहे हैं, मंजिल एक ही है। और रास्ते क्या, अब मैं कहूं कि शब्द भी एक ही हैं, आधुनिक चिकित्सा के और योग के शब्द एक ही हैं। आपको प्रिवेंशन करना है, आपको बीमारी को रोकना है। आप बीमारी को बिल्कुल ठीक कहीं किसी तरह से नहीं कर सकते हैं। वो लेकिन कामिनी जी एक चीज और जानना चाहेंगे, इस दिलीप जी से मैं प्रश्न पूछूंगा उसके बाद में कि ऐसे कौन कौन से योग है जो हमें रोजाना करने चाहिए। लेकिन फिलहाल दिलीप जी मैं आपके पास में आना चाहूंगा, पूरे विश्व में करीबन 2014 से पहले तक या 2010 से पहले तक कहें तो योग जो था वो एक गुमनामी की जिंदगी का जो शब्द बन गया था। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में योग क्रांति को लेकर रखा कि योग दिवस मनाना चाहिए, और 2015 में 21 जून से हम लगातार पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। इसको जो योग क्रांति पूरे विश्व में, वो किसी राज्य में किसी देश तक सीमित नहीं हुई, आज पूरे विश्व योग कर रहा है और योग क्रांति में जुड़ रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखो, योग मोदी जी ने बहुत अच्छा योग में किया है और अवेयरनेस भी लाए हैं, उनमें कुछ हस्तियों का और भी बड़ा योगदान है जी। और मोदी जी देखो प्रधानमंत्री है तो उन्होंने जो कहा है हर व्यक्ति मानता है और वो खुद करते हैं। वो इतना एनर्जेटिक है तो योग से है। लोग उनके साथ कई मेरे मित्र लगे हुए हैं तो वो उनको पूछता हूं मैं कि वो तो सुबह 3 बजे उठ के योग करते हैं। तो योग से वो उनको विल पावर जो है ना उसको स्ट्रोंग करने का काम आज योग कर रहे हैं। आज अपने इंडिया में नहीं कई देशों में करीबन 200 देशों में योग की क्रांति आई है। और जाने अनजाने में, हालांकि योग तो पहले भी अपन करते थे, अपने पुराने ऋषि मुनि जो है वो स्वस्थ रहने के लिए उनके पास योग ही चारा था तो योग करते रहते। परंतु नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आने के बाद में आयुष जो डिपार्टमेंट अलग से बनाया गया, आयुष का मतलब AYUSH, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा और योगा, ये सारों को एक साथ एक छत के नीचे लाए और लाने के बाद में उसमें क्रांति मतलब उन्होंने संदेश दिया लोगों को। मतलब क्रांति तो जब आएगी जब सारी धरातल से है। अरे वो धरातल से जोड़ा, हर स्कूलों में, पार्कों में, और यूथ के साथ इतना योग का कॉम्बिनेशन हो गया है। उनको योग की परिभाषा नहीं पता है जी, पर तो मेरे को योग करना है, मैं स्वस्थ कैसे रह सकूं, उसके लिए योग करें। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि डिजीज हो गई, योग एक चिकित्सा नहीं कह सकते हैं, पूरी संपूर्ण चिकित्सा नहीं कह सकते हैं। योग के साथ आप एलोपैथी ले रहे हैं, कैंसर हो गया,
आप उनकी मेडिसिन ले रहे हैं, आपके हार्ट की प्रॉब्लम है, आप योग से आपके शरीर की विल पावर को बढ़ा सकते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इससे आपकी शरीर को जो स्मूथली आराम से चला सकते हैं जी। और योग, मोदी जी तो सब एक खुद ही योगी है। ये योग क्रांति का ही परिणाम है कि आज हमारे पास में एक की बजाय 3-3 योग प्रशिक्षक मौजूद है, क्योंकि एक जमाना था जब गिने चुने योग प्रशिक्षक मिलते थे और वही उनसे ही हम योग सीखने की कोशिश करते थे, वो भी बहुत कम स्तर पर। और आज हमारे साथ में 3-3 लोग योग प्रशिक्षक मौजूद हैं। कामिनी जी, आपके पास में जिसका मैंने सारंग जी से प्रश्न पूछा था उससे पहले आपसे जिक्र किया था कि ऐसे कौन से योग है जिनको एक व्यक्ति को रोज करना चाहिए? देखिए, मैं स्पेसिफिक तो ऐसा नहीं बोलूंगी कि ये योग करना चाहिए। आराम, मैंने पहले ही आपको बताया कि हर जगह कुछ यूनिवर्सल चीजें होती है जिसको रोज किया जा सकता है। जी बिल्कुल, उनके बारे में मैं 4 स्तर पे बताया गया ना कि आप खड़े होके, बैठ के, लेट के, पेट के बल, तो ये सभी आपके शरीर पे कार्य करते हैं। मतलब हर एक सीरीज है, हर आसन की एक स्थिति है। आप खड़े होके करने वाले आसन, बैठ के करने वाले आसन, पेट के बल लेट के करने वाले आसन, पीठ के बल लेट के करने वाले आसन, हर आसन आपके अलग अलग शरीर के जो अंग हैं, आपके जो सिस्टम है, ऑर्गन्स है, उन पे इफेक्ट करता है। तो रोज 2-2 करके भी अगर हर सीरीज का आसन करते हैं तो काफी है, बहुत ज्यादा लगता भी नहीं है। आप सिंपल करिए ना, आपको बहुत ज्यादा अर्धकटी चक्रासन पूरा करने की कहाँ जरूरत है आपको? अर्धकटी चक्रासन बता दिया आपको, आप अर्धकटी चक्रासन करिए। आप पवन मुक्तासन में आप पूरा नहीं कर सकते तो एक बार पवन मुक्तासन करिए। तो आप उसमें एक सीरीज बनाइए, 2-3 आसन का कॉम्बिनेशन बनाइए, जिस तरीके की भी आपकी, अगर आपको कोई अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपका शरीर जितना कहे, जो अलाउ करे वो ही करना चाहिए। फोर्स में मैं जैसा क्लास लेती हूँ तो हमेशा बोलती हूँ कि फोर्स लगा के मत करिए। जो मैं कर पा रही हूँ वो मेरे शरीर की क्षमता है, आपके शरीर की क्षमता नहीं है। आपको अपने शरीर की संरचना और क्षमता के अनुसार कार्य करना है। जी बिल्कुल, शरीर की प्राणायाम में भी लोगों का यही गलतफहमी है कि हम 500 कपालभाति करते हैं। 500 कपालभाति कर ही नहीं सकते हैं आप, तो अभी तक भी वो भ्रांतियां हैं लोगों में। मतलब अपनी सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार ही योग कीजिए। जी, आप कार्डियक सर्जन हैं। आजकल देखने में आ रहा है, पिछले 5-10 सालों की बात करी जाए तो जितने कार्डियक अरेस्ट के मामले आ रहे हैं, हार्ट अटैक के मामले आ रहे हैं, शुगर के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में योग करना कितना कुछ प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है? बिल्कुल, योग प्रभावशाली ऐसे ही सिद्ध हो सकता है। अभी हमने शुरू में ही आपके पास में केस आई नहीं, मैं तो चाहता हूं बिल्कुल, है ना। देखो, स्वस्थ सबसे पहला हमारा जो है कि उत्तम स्वास्थ्य, बिल्कुल हमारे वैदिक ट्रेडिशन में भी यही है कि अगर हम इस धरती पर आए तो एक स्वस्थ शरीर के साथ आए और इस स्वस्थ शरीर के साथ ही इस धरती से अलविदा कहना चाहिए। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि अगर हम इस एरा की बात करते हैं तो इस एरा यानी इस युग में सबसे महत्वपूर्ण है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जिसमें कार्डियक डिजीज एक सबसे बड़ा बर्डन है। ब्लड प्रेशर, कार्डियक डिजीज, डायबिटीज, ये सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में आते हैं। तो यहाँ पर योग का सबसे महत्वपूर्ण रोल ये है, जैसे ही हम जीवन जीने की शैली और पद्धति को बदलते हैं तो हम सारे रिस्क फैक्टर्स को साइड बाय साइड कर देते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे डॉक्टर सारन ने बताया, मॉर्निंग में उठना, ब्रह्म मुहूर्त। आप में से आई थिंक जो लोग मुझे अभी सुन रहे होंगे तो इस बात को जानते होंगे, सूर्योदय से पहले उठना और सूर्योदय के बाद उठना, जीवन शैली वहीं से आरंभ हो जाती है। इफ यू आर इन अर्ली मॉर्निंग उठने वाले लोग हैं तो मुझे इस बात से कोरिलेट कर रहे होंगे, सूर्योदय से जो पहले उठता है उसको जीवन में कभी समयाभाव नहीं होता। ज्यादातर लोग भागम भाग में क्यों होते हैं? टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं। टाइम इसलिए नहीं है बिकॉज यू आर ऑलरेडी लेट इन द मॉर्निंग। तो जैसे ही आपकी जीवन शैली में शुरुआत हुई सुबह उठकर, और जैसे ही आपने अपना स्टार्टअप किया मॉर्निंग डे विद द योग, योग का अर्थ मैं फिर कह रहा हूं यहां पर समग्रता से है, जिसमें यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार सभी कुछ, नॉट ओनली केवल आसन। जैसे आसन जितना आपसे हो पाए, जैसे डॉक्टर कामिनी ने कहा, एक सीक्वेंस बनाइए। तो एक सीक्वेंस से जब आप आसन करते हैं उसमें प्राणायाम ऐड करें, उसमें और सारी चीजें ऐड करें। एक प्रशिक्षक से जाकर के सलाह लेना महत्वपूर्ण है। टीवी पर देख करके, यूट्यूब पर देख करके या किसी मैगजीन में पढ़ के कई बार ऐसा हो सकता है कि एक भ्रांति आप पकड़ सकते हैं वनिस्पत इसके कि एक ट्रेडिशन या एक सही तरीके से करें। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में
स्वस्थ जीवन जीने की शैली जी आपके सारे रिस्क फैक्टर्स को साइडलाइन करती है। बिल्कुल। दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। जी मैं इस बात से सर से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि मैं जब काठमांडू में पोस्टेड थी तो वहाँ पे मेरे एक स्टूडेंट थे, यंग था, 25 इयर्स का होंगे, और कोविड में उन्होंने यही किया कि यूट्यूब पे देख के उन्होंने योगा करना शुरू किया। अब उसका उन्हें साइड इफ़ेक्ट हुआ कि उन्हें लंबा रीजन में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और बैक पेन सीवियर हो गया, जबकि वो साइकिलिंग बहुत अच्छे से करता था। अब उससे मतलब चलना बैठने में भी उसको प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसने मेरे पास जब आया तो ये बोला कि मैम मुझे बैक पेन बहुत है और मैं ये योग उससे करता था तो उसकी वजह से हुआ। तो मैंने कहा ये योग करने से नहीं हुआ, योग में आसन गलत तरीके से करने से हुआ, क्योंकि ना आप YouTube पे देख रहे हो, अब वो जैसा कर रहे हैं, वो जैसा बता रहे हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, और आपकी पोजीशन भी कोई देखने वाला नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि योग प्रशिक्षक के अंडर गाइडेंस ही आप कोई आसन प्रॉपरली करें। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि योग प्रशिक्षक के गाइडेंस में ही योग करें। मोहित जी, आपके पास में आना चाहूंगा। कार्डियक अरेस्ट का कोई पेशेंट है, हार्ट अटैक का कोई पेशेंट है, उसका ऑपरेशन हो चुका हो, क्या ऐसी स्थिति में योग किया जा सकता है? बिल्कुल, किसी भी अवस्था, किसी भी उम्र। अधिकतर ये भ्रांति है कि जो हार्ट के पेशेंट है वो योग नहीं करें। नहीं, देखो है ना, एक बात कही थी कामिनी जी ने, बहुत बढ़िया बात कही कि फोर्स, आप अपने चेहरे की मुस्कान को एक लिटमस के जैसे ले सकते हैं। जब भी आप कोई आसन करें तो मुस्कुराते हुए करें। अगर आपकी मुस्कान डिस्टॉर्ट हो रही है, इसका मतलब अब फोर्स लग रहा है, वहीं रुक जाइए, है ना। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग कि यू कैन टेक इट्स जस्ट लाइक अ लिटमस। तो क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं रिहेबिलिटेशन पार्ट। कार्डियक सर्जरी हो गई या कोई मेजर ऑपरेशन हो गया या किसी मेजर मान लो हॉस्पिटल से रिकवरी फेज में पेशेंट है, उस स्थिति में धीरे धीरे ग्रेजुअली, जैसे हम भोजन आहार को शुरू करते हैं, वैसे ही हम धीरे धीरे अपनी इस दिनचर्या को भी सेटल डाउन कर सकते हैं। उसमें स्टार्ट फ्रॉम द वॉकिंग, जैसे पहले पैदल चलना शुरू किया, फिर अगर आपको लगा हाँ इतना मैं टॉलरेट कर सकता हूँ, फिर थोड़ा और आगे बढ़े, फिर थोड़ा कुछ उसमें आसन जोड़े। और इम्पॉर्टेंट मैं फिर आपको कह रहा हूँ, यहाँ 2 महत्वपूर्ण चीजें हम बार बार छोड़ रहे हैं, जिसमें से एक है ध्यान, मेडिटेशन। बिल्कुल, ध्यान एक ऐसी विधा है, एक ऐसी पद्धति है, आप यकीन जानिए कि आपसे कुछ भी नहीं अगर हो रहा तो अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा शुरुआत में ही कि 10 मिनट का ध्यान आपको रिजुविनेट कर देता है। और मैं आपको यहाँ जोड़ना चाहूंगा, अगर आप 20 मिनट का ध्यान करते तो 6 घंटे की नींद के बराबर है। मतलब 6 घंटे की नींद लेना और 20 मिनट का ध्यान बराबर है। इनफैक्ट मेडिटेशन इज डीपर देन द डीप स्लीप। मतलब अब आप सभी लोग जानते हैं, नींद हमारे को ऊर्जा देती है। इफ यू आर गेटिंग अ डीप स्लीप देन यू आर एनर्जाइज। एट द सेम वे, उसी प्रकार से अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान करते हैं तो यकीन जानिए आपको जीवन में, देखो ऊर्जा बाजार में मिलती नहीं। बिल्कुल, क्या आप है ना किसी मार्केट में गए और बोला भाई 100 रुपए की 2 किलो ऊर्जा देना या 500 रुपए की 5 किलो ऊर्जा चाहिए, मैं बहुत बुरी तरह थका हुआ हूँ। अभी देखो, मैं आपके स्टूडियो में आने से पहले जस्ट ऑपरेशन थिएटर कंप्लीट करके आया, है ना। तो इट्स अ वेरी सिंपल, यू जस्ट सिट डाउन एंड क्लोज योर आइज एंड मेडिटेट, एंड इमीडिएटली व्हेन यू ओपन योर आइज, आप देखिए आप तुरंत ऊर्जा फील करेंगे। और यही इंपॉर्टेंस है कि आपसे आसन हो पा रहा है, ठीक है, नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, हाथ पैर तो हिल ही रहे हैं। बताया स्थिरम सुखम आसनम। दूसरा है, हाँ जी बिल्कुल, लेकिन इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि योग प्रशिक्षक की देखरेख में जरूर करें। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल काफी हमारे आसपास में ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जिनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ रहता है, जिनको ये पता ही नहीं है कि उनके हार्ट की प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, और ऐसे में अगर वो योग करते जा रहे हैं तो क्या इस स्थिति में योग उनके लिए कुछ हद तक हानिकारक हो सकता है? नहीं, देखो है ना, ज्यादातर लोग आजकल केवल देखकर और सुनकर कर रहे होते हैं। आप देखोगे मॉर्निंग वॉक फैशन का ट्रेंड बन गया, जैसा कामिनी जी ने है ना, सवेरे योगा मैट लिया और अपना चल दिए उठा के। बट एक बात यहाँ ऐड कर रहा हूँ, योग इज नॉट द लग्जरी और लीजर ऑफ द लाइफ। योग इज बेसिकली पार्ट ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ, जैसा बताया प्रधानमंत्री जी ने। इसीलिए प्रशिक्षक की आवश्यकता होती है। अगर हमारे जीवन में कोई प्रशिक्षक या मास्टर नहीं होगा जो आपको एक प्रॉपर ट्रेडिशन गाइड नहीं करेगा, यकीन जानिए आप डिरेल्ड हैं। तो इम्पॉर्टेंट पहला स्टेप तो यही है कि जब आपको लगता है कि अब कार्डियक सर्जरी हो गई या कोई मेजर प्रोसीजर हो गया, इमीडिएटली यू कैन कंसल्ट। हमारा भारत एक ऐसा देश है, आपके पास में बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे सलाहकार, ऐसे प्रशिक्षक आपको मिल सकते हैं जिनमें आप समझते हैं इस बात को कि आपको एक उचित शिक्षक की जैसे ही सलाह मिलेगी। प्रशिक्षक के तौर पर कामिनी जी मौजूद है। कामिनी जी, योग को देखते हुए क्या कुछ चैलेंजेस हैं जो इंसान फेस कर रहा है अभी?
ऐसा कुछ लगता है आपको कि योग के समक्ष ये चुनौतियां हैं हाँ, जिनसे निपटना बाकी है? अभी एक्चुअली जैसा अगर मैं बोलूँ, बहुत सारे पार्क्स तो खुल गए हैं जहाँ पे योग शिक्षा के लिए बहुत सारे टीचर्स भी फ्री में वहाँ अवेलेबल होते हैं, करवा भी देते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ प्रॉपर मेंटेन नहीं, हम लोग ही नहीं करते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ सिविलाइजेशन में थोड़ा सा अभी कमी है लोगों में कि हम खुद ही अपनी जगहों को मेंटेन नहीं करते हैं। अब घर के अंदर हैं जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं, उनके पास में स्पेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो बोलते हैं कि हम नीचे बैठ के कैसे करें, या अगर किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है वो बोलेंगे कि हम नीचे बैठ के कैसे करें। तो ये थोड़ी अभी चैलेंजेस हैं लोगों में, तो उसके लिए अवेयरनेस लेके आना बहुत ज़रूरी है कि आप उसको किस तरीके से, जैसे अगर आपने सुना हो BKS अयंगर जी बहुत ही अच्छे प्रशिक्षक थे और उन्होंने इस पद्धति को अपनाया जिसमें कि सपोर्ट के थ्रू, प्रॉप्स के थ्रू आप कैसे योग आसन करना है, लेकिन आसन को किस तरीके से आप कर सकते हैं किसी चीज़ का सहारा लेके। आप ही के घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो उन्होंने अवेयर करवाया, लेकिन अभी भी लोगों में उसमें भी अब अगर मैं कहूँ कि ट्रेंड आ गया, मतलब उसके अंदर उन्होंने बीमारी को कैसे आप हील कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को कैसे हील कर सकते हैं, प्रॉपर आसन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वो उन्होंने बताया था। अब हो गया है कि हम पूरा स्ट्रेच कैसे कर लें, मतलब जिम्नास्टिक कैसे कर लें BKS अयंगर, मतलब स्टेप बाय स्टेप अपन को आगे बढ़ना है। बिल्कुल जी। सारंग जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी मन की बात कार्यक्रम में कुछ दिन पहले जिक्र किया था, जो मोटापा है वो बहुत बड़ी समस्या है, और उन्होंने तेल का भी अपने जो खान पान है उसमें कम से कम यूज करने के लिए कहा था। तो मोटापा जो है, मोटापा वो पूरे विश्व की समस्या बनती जा रही है, और भारत में तो कुछ ज्यादा ही। मोटापा सर डाइट जो है ना उसका कारण है, या आपकी लाइफ स्टाइल जो है वो खराब है, उसका कारण भी मोटापा का कारण माना जाता है, या आपका इंडाइजेशन है उसका भी कारण माना जाता है। मोटापा का हेरिडेटरी भी है, पर मोटापा का आपकी जो लाइफ स्टाइल है ना उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। मोदी जी ने बताया भी था, मैंने भी सुना था, बहुत एक छुपी हुई समस्या है जिसके बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है सर, क्यों लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती, और हम मानते भी नहीं कि मोटापा कोई बीमारी है। मोटापा, हाइपरटेंशन और डायबिटीज हर घर में प्रवेश कर चुकी है जी। और बात कर रहे हो तेल की, तो मैंने थोड़े दिन पहले भी एक सुना था, पढ़ा था, भास्कर में आया था कि WHO ने कहा है कि रिफाइन तेल से 20 लाख लोगों की हर साल मौत होती है जी। तो रिफाइन तेल के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। रिफाइन तेल जो रिफाइन करता है, जैसे पुराने समय में अपने घर में तेल काम लेते थे, मकर संक्रांति पर जैसे अपने बड़ा बनाना है या कोई और भी काम, उस तेल को रीयूज नहीं करते थे। आज कचौरी वाला है, उस तेल को आज यूज कर रहा है, कल यूज कर रहा है, परसों यूज कर रहा है, कंटिन्यू उसी में कचौरियां तल रहा है, समोसा तल रहा है, वो पॉइजन बन गया है, तो अपन जहर खा रहे हैं। दूसरा जो रिफाइन तेल का जो तरीका है, मेरा एक मित्र है उसकी फैक्ट्री में एक दिन गया, तो उसको कम से कम 100 डिग्री टेम्परेचर में सरसों के तेल को उबाला जाता है, गर्म किया जाता है, उसके बाद वो उसको 3 या 4 टाइप के ऐसे केमिकल्स है जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, वो डालते हैं उसको फाड़ने के लिए। कुल मिलाकर हमारे खान पान में ऐसी कई चीजें हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। छोटा सा एक उदाहरण दूं सर, आप घर में एग्जॉस्ट लगा हुआ है ना जी, उसको देखिए और उसमें रिफाइन तेल का तड़का लगाइए, और 1 महीने बाद में उसे एग्जॉस्ट की फोटो कहे, दूसरा साइड में आप घानी का तेल लीजिए, क्योंकि पुराने समय में घानी का तेल खाते थे जी। और रिफाइन तेल से बहुत सारी बीमारियां आ रही है। दूसरी फास्ट फूड, मैंने एक आर्टिकल लिखा, फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, फास्ट डेथ। जितने फास्ट फूड आए हैं, क्या फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, फास्ट डेथ, तीनों एक दूसरे के पूरक है जी। जैसे मैं अभी डॉक्टर साहब को बता रहा था, मैं आ रहा था, मेरे आगे 4 गाड़ियां खड़ी, पीछे वाला हॉर्न, मतलब सहनशीलता उसके पास नहीं है, विल पावर इतनी कमजोर कर चुके हैं, भाग लगा रहे हैं रेस, जबकि आगे वो जाके फोन पे लगा होगा, 10 मिनट खराब करेगा। मिलाकर इन स्थितियों से निपटने के लिए योग अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अभी मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल भी आया है कि आप जो खाना खाते हैं, जब आप उसको च्युइंग करते हैं, तो एग्जैक्टली सही कहा गया है कि 32 टीथ आपके 32 टाइम्स आपको च्युइंग करना है। हम इतना टाइम खाने में देते ही नहीं है।
हम क्या करते हैं फटाफट एक वो रीजन भी आपके मोटापे का है, क्योंकि जब आप खाने को प्रॉपरली नहीं खाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम खराब हो गया है, और जब वो खराब हो गया है तो ऑब्वियसली आपका फैटी लिवर होगा, शुरुआत बिल्कुल दांतों का काम अपने खाने को चबाने का है, से ही शुरू हो जाता है। सर से बेटर तो कौन जाएगा, नहीं दांतों का काम चबाने का है, उसका काम अपने आंतों से करा रहे हैं। एक समय में जाके आंतें थक जाएगी, अब जो भी भोजन खाएंगे पेट फूलेगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, उसके बाद में फिर पेंटासीड लेनी शुरू करेंगे। देखो एसिड आपके शरीर में बहुत जरूरी है, पर तो एक्स्ट्रा एसिड जो है वो आपके कहीं न कहीं जाके कोई भी पार्ट पर अटैक करता है, उसके कारण से आपका लीवर डैमेज होगा, किडनी पर भी इफेक्ट डालेगा, आपके शरीर के आंतों पर भी इफेक्ट डालेगा। तो एसिड जो है, एसिड इतना ही होना चाहिए, क्योंकि एसिड का कारण आप दांतों से काम नहीं ले रहे, आंतों को काम ले रहे हैं। भाई आप 7 दिन काम करते हैं, इसलिए संडे को मोदी जी ने तो 5 ही दिन कर दिया, इसलिए कर दिया कि 5 दिन के बाद में जो 2 दिन रेस्ट के साथ उठोगे तो आप और ज्यादा एनर्जेटिक, अधिक ऊर्जा के साथ में काम करेंगे। नींद बहुत जरूरी है। मोहित जी से इस सवाल का प्रश्न ले लेते हैं। मोहित जी, अपने राजस्थानी में कहावत है कि जिम ने कम जाया करो, नहीं तो जिम जाना पड़ेगा। देखो कि आप जब जिमते हो यानी खाना खाते हो तो उसको उसी अनुपात में खाए जितना जरूरत हो, नहीं तो फिर जिम जाएंगे। एक इसका बेसलाइन आपको बता देते हैं, हमारे स्टमक की कैपेसिटी, जैसे आप ये अपनी अंजलि में जितना समा है इतना एक बार में आपका डाइट होना चाहिए। इनफैक्ट हमारे ब्रेन में एक कैपेसिटी होती है सेटाइटी सेंटर और हंगर सेंटर। सेटाइटी सेंटर और हंगर सेंटर दोनों के बीच में एनाटॉमिकल डिस्टेंस होता है 1 सेंटीमीटर और फिजियोलॉजिकल डिस्टेंस होता है 20 मिनट। बिल्कुल। जैसे इसको ऐसे समझिए, आपको भूख लग रही है बहुत तेज और आपने मीठी एक चाय पी ली है आधा कप, अब 20 मिनट बाद आपकी भूख का क्या होगा? दी एंड। समझे कि नहीं समझे? मतलब भूख मर गई, जिसको अपन लोकल लैंग्वेज में। क्योंकि जब हम खाना शुरू करते हैं तो हमारे ब्लड में ग्लाइसेमिक लेवल यानी शुगर लेवल जो होता है वो अप होता है जी। तो लोग क्या करते हैं, खाना तब तक खाते रहते हैं जब तक ग्लाइसेमिक लेवल बढ़े, तो उनको भूख का अंदाज नहीं होता है कि उनको खाना कितना है। दैट इज वाई वो कंटिन्यू 20 मिनट तक उसको खाना नहीं कहते, उसको कहते हैं चरना जी, जस्ट लाइक एनिमल। लेकिन अगर खा रहे हो आप तो आप यकीन जानो जितना आपको भूख है उससे हाफ पर आप रुक जाओ जी, आधे घंटे बाद यू विल फील कंटेंटेड, आपको तृप्ति का अनुभव होगा। क्यों तृप्ति का अनुभव होगा? क्योंकि हमारा सेटाइटी सेंटर को ऑर्डर मिल चुका है, इस व्यक्ति का पेट भर गया है, होल्ड। जी बिल्कुल। एक अंतिम प्रश्न आप तीनों से जल्दी से मैं उसका जवाब जानना चाहूंगा, क्योंकि हमें पता है कि योग सर्वांगीण विकास के लिए, पूरे वैश्विक स्वास्थ्य कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है। ऐसे में जो योग क्रांति चल रही है वो अपनी कितनी बड़ी भूमिका निभाने वाली है? जल्दी से सर। परफेक्ट भूमिका निभाने वाली है, और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश भी देना चाहता हूं। जो भी लोग मेरी बात यहां सुन रहे हैं, एक सूत्र याद रखिए, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। आप निरंतर योग के पथ पर बढ़ते रहिए, श्रद्धा पूर्वक बढ़ते रहिए, एक प्रशिक्षक के साथ आगे बढ़ते रहिए। मेरा यकीन जाने बिल्कुल स्वयं का विकास ही राष्ट्र का विकास है। जी जी बिल्कुल। कामिनी जी, मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप बैक टू बेसिक पे आ जाइए, जैसा हमारी पुरानी दिनचर्या पहले के जीवन हुआ करते थे उसी पे आ जाइए। जो फास्ट लाइफ है वो जो चलती जा रही है, तो आप अपने आप को खोते जा रहे हैं। योग आप कितना भी करिए तब आप अपने उस स्तर पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो योग बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है आपकी लाइफ में, तो इसे बैक टू बेसिक पे ले आइए, पुरानी जीवन शैली पे आइए और योग को अपनाइए। जी सारन जी, बिल्कुल बिल्कुल साहब। 2047 की आपने बात करी है, योग का बहुत ही जरूरी है। यदि नहीं रहेंगे तो आने वाले डिजीज तो आए दिन बढ़ रही है, चाहे कोरोना हो या और भी बहुत सारी डिजीज बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए भी योग, क्योंकि योग आपकी स्टेमिना, विल पावर बढ़ाती है, उससे आपकी कई प्रकार की डिजीज रोक सकते हैं, ठीक करने की नहीं कही है। और हर योग, जो कामिनी जी ने बताया था, योग एक आप पे अलग अलग एज ग्रुप के साथ में योग करना चाहिए। ये नहीं है कि एक ही टाइप के योग, जैसे कमर दर्द वाले हैं उसको जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, पर तो आप चेयर पे बैठ के, पाटा पे बैठ के योग कर सकते हैं। मतलब अपनी क्षमता और सामर्थ्य के साथ में योग जरूर करें। और जिम और योग में थोड़ा सा फर्क है सर। जिम के लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा, योग के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आप योग
शिक्षक से सीख लीजिए और अपनी अपनी योगा मैट रखिए, होटल में, धर्मशाला में, जहां भी जाएंगे आप योग कर सकते हैं। ऐसा ही है कि हम फोर्सफुली, जैसे सर ने बोला था, मेरे को अभी याद आया कि ध्यान हमेशा लगाना चाहिए। तो मेरे एक स्टूडेंट था काठमांडू में, उसने वो विपश्यना जाते थे, आप कंटिन्यू वहाँ पे आपको कितने घंटों तक बैठना होता है विपश्यना में, तो उसका हैमस्ट्रिंग इतना ज्यादा स्टिफ हो गया कि उसे बैठा नहीं जा रहा था। हर चीज तो कुल मिलाकर अपनी क्षमता और सामर्थ्य के साथ में योग प्रशिक्षक की देखरेख में योग जरूर करें। और कहते भी हैं कि पहला सुख निरोगी काया, और इस काया को निरोगी बनाए रखने में योग का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आज आप तीनों इस प्रोग्राम में पधारे और इतनी सरलता के साथ, सहजता के साथ इस विषय पर अपने सुझाव रखे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। आपने हमें डीडी न्यूज राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।